हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम हल कर रहे हैं। अपनी 4.3 प्रश्नावली चल रही है, जिसके हमने सवाल कर लिए हैं कितने, 9 सवाल कर लिए। 11 सवाल हैं, 2 और रह रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से बस किसी कारणवश हम लगातार वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन अब अपनी वीडियो पहले की तरह डेली आया करेंगी। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो सब पहले से वीडियो देखना स्टार्ट करना ना। पहली प्रश्नावली से स्टार्ट करोगे तब जाके यहाँ पहुँचोगे, तब समझ में आने लगेगा। सीधी अगर प्रश्नावली 4 पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए शुरू से स्टार्ट किया करो। जब भी आप जुड़ो चैनल से तो पहले वीडियो से स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसमें 2 ही सवाल हैं जिनको आज हम फटाफट से हल करा देते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 9 के बाद 10वां जो अपना है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा है। कहाँ है? मैसूर से बेंगलोर, ठीक है। ये एक यात्रा है, कितनी देर की, मतलब कितने किलोमीटर की है? 132 किलोमीटर की है। मैसूर से बेंगलोर 132 किलोमीटर की यात्रा है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, चाल और समय अच्छे से समझना। क्या कहा गया है? 2 ट्रेनें, एक तो एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी है। तो सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्रेस तो तेज चलती है और सवारी थोड़ी धीरे चलेगी। कितना है वो इसने कहा गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, यानी कि 11 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रही है, गति से चल रही है। अब जब 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा से चल रही है तो समय कम लेगी, ठीक है भाई। एक आदमी धीरे चल रहा है, एक आदमी चल रहा है तेज। तो जो तेज चल रहा है वो 132 किलोमीटर जल्दी पहुंचेगा कि जो धीरे चल रहा है वो पहुंचेगा? जो तेज चल रहा है वो ही पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ ना तो समय हमें कितना है ऐसे दिया गया है, ना ही गति दी गई है। तो हमें दोनों क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, ठीक है। 2 ट्रेन है, सवारी और एक्सप्रेस। एक तो है सवारी और दूसरी है एक्सप्रेस, ठीक है। देखो, क्या मानना है हमें? सवारी गाड़ी को मानना है, एक्सप्रेस का हमें दिया गया है। देखो, दोनों में जो तुलना दी गई है ना वो सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी की तुलना है। एक्सप्रेस के हमें सवारी गाड़ी से तुलना की गई है कि अगर ये जितना समय ले रही है ये उससे कितना कम ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। तो मैं इसका अगर समय मानता हूं t, तो उसका समय कितना होगा? t-1। भाई 1 घंटा कम ले रही है ना, तो t-1 हो जाएगी। ये अगर चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो एक्सप्रेस की गति क्या हो जाएगी? उसने कहा है 11 किलोमीटर अधिक से चल रही है, तो क्या हो जाएगी? x प्लस में 11। ये तो है सवारी गाड़ी का समय और गति, ये है एक्सप्रेस गाड़ी का समय और गति, ठीक है। सवारी गाड़ी के मान लिए तो एक्सप्रेस के अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि 1 घंटा कम लेती है और 11 किलोमीटर अधिक गति से चल रही है। तो 1 घंटा कम लेगी तो इसको t मान लिया, उसको t-1 मान लिया, इसको x मान लिया तो वो x प्लस 11 हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो इतना ध्यान रखना है कि सवारी गाड़ी को मान लेना है, एक्सप्रेस का सवाल के हिसाब से कर लेंगे। तो अब मैं इसको आराम से यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ। ये मैंने समझाने के लिए इधर आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? माना सवारी गाड़ी की औसत चाल या औसत गति। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
और सवारी गाड़ी का 132 किलोमीटर चलने में लिया गया समय कितना है? t। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लिया गया समय। सवारी गाड़ी की बात चल रही है ना। लिया गया समय बराबर कितना है? t। कितना है? t। तो एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा? चाल। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। क्या होगी औसत चाल? उसकी x है तो एक्सप्रेस की उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो x में क्या कर देंगे? 11 जोड़ देंगे। तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो है चाल। और लिया गया समय, ये एक्सप्रेस के बारे में है ना। लिया गया समय, भाई जब सवारी गाड़ी ने कितना टाइम लिया है? t टाइम लिया है। उसने कहा एक्सप्रेस उससे 1 घंटा कम लेती है, तो 1 माइनस कर देंगे t में से, तो माइनस कर दिया t माइनस 1। ठीक है। अब ये जो मैंने समझाया था वो सब कुछ लिख दिया है, इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें जो 2 चीज़ हमने मानी है, क्या? समय माना है और हमने चाल मानी है। एक चीज़ हमें दी गई है, वो क्या है? दूरी। क्या दी गई है? दूरी दी गई है। कितनी है? 132 किलोमीटर। दोनों के लिए दूरी समान है, दूरी बराबर 132 किलोमीटर। ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, यही तो होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय है। दूरी अपने पास है, चाल हमने मान ली है, समय हमने मान लिया है। अब 2 अपने पास ट्रेन है, ठीक है, रेलगाड़ी है। तो एक तो है सवारी और एक है एक्सप्रेस। तो सवारी गाड़ी का दूरी है अपने पास, चाल गुना समय से हम निकाल सकते हैं। तो एक बार सवारी गाड़ी का निकालेंगे और एक बार निकालेंगे एक्सप्रेस गाड़ी का। ठीक है। तो सवारी गाड़ी के लिए दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी है 132। सवारी गाड़ी की बात चल रही है, सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? x। सवारी गाड़ी का समय कितना है? t। तो 132 बराबर x गुना t, या इसे xt भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक्सप्रेस गाड़ी के लिए। किसके लिए बात करते हैं? एक्सप्रेस गाड़ी के लिए। दूरी दोनों के लिए समान है, 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस गाड़ी में चाल x प्लस 11 है, यहां x है तो यहां कितनी है? x प्लस 11। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय t माइनस 1। ठीक है। इसे समीकरण 1 लिख दो। ठीक। अब मैं इसे हल करता हूं। यहां तो हल करने को कुछ है ही नहीं, यहां मैं इन दोनों का गुना करके हल कर सकता हूं, तो इन दोनों का मैं गुना करके हल करता हूं। ये 132 तो 132 रहेगा, x गुना t, xt, x गुना माइनस 1, माइनस का 1, 11 गुना t, 11t और 11 माइनस 1, माइनस का 11। xt का मान कितना है? 132 है, या 132 का मान xt रख लो, किसी का भी मान रख लो। मैं xt का मान 132 रख देता हूँ। 132 से 132 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। देखो ये 132 को 132 छोड़ा, इसका मान यहाँ से समीकरण 1 से रखा 132, माइनस x को माइनस x, 11t को 11t और माइनस 11 को माइनस 11।
132 से 132 कट गया, ठीक है, दोनों प्लस के थे और बराबर में थे तो कट जाएंगे। चाहो तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास बचा हुआ है -x प्लस के 11t माइनस के 11, और ये तो कट गया तो क्या बचा, बराबर 0। अब देखो हमें पहुंचना कहाँ है, द्विघात समीकरण पे पहुंचना है। ऐसी सिचुएशन अपने पास कई बार आ चुकी है। यहाँ अपने पास दो चीज़ हैं, एक तो है x और एक है t, दो अचर हैं, ठीक है, x भी है और t भी है, दो चर राशियाँ हैं। क्या है ये, दो चर राशियाँ हैं। तो x भी चर राशि है और t भी चर राशि है। अब हमें क्या करना होगा, किसी एक का मान रखना होगा। हमें निकालना x है तो मैं यहाँ t का मान रख देता हूँ। कहाँ से रखूँगा t का मान, देखो ये रही समीकरण 1, t का मान क्या हो जाएगा, 132 बटे में x, ठीक है। तो समीकरण 1 से t का मान रखने पर यहाँ समीकरण 1 से t का मान रखने पर, आगे बात समझ में, किसका मान रखेंगे, t का मान। t का मान कितना है, 132 बटे में x। तो यहाँ तो है -x प्लस 11 132 बटे में x। t की जगह क्या रख दिया है, 132 बटे x। यहाँ बच रहा है -11 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण बनाना है तो कोई भी संख्या हर में नहीं रहनी चाहिए। मैंने बताया है अंश बटे हर के रूप में नहीं रहनी चाहिए। जब भी जो भी संख्या हर में होती है हम पूरे समीकरण में उसका क्या कर देते हैं, गुना। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ x से गुना हो जाएगा, यहाँ x से गुना हो जाएगा, और जो नीचे वाला x बचेगा उसको इधर 0 में मिला देना, ठीक। मैं सीधा सा क्या करता हूँ, पूरे समीकरण में ऊपर x से क्या कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ। तो ये तो हो जाएगा माइनस का x², यहाँ x से x कट जाएगा, भाई x से गुना करूंगा ऊपर तो नीचे वाले x से ऊपर वाला x कट जाएगा। 132 गुना 11 करो, प्लस का है तो प्लस 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35 का 5 का हासिल लगी 3, 11 कम 11 और 3 14, तो आ चुका है 1452। यहाँ x से गुना करूंगा तो -11x बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण बन गया? अभी भी नहीं बना, क्योंकि x² जो है यानी a का जो मान है वो माइनस में है, -1, ठीक है। या x² वाली संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूरे समीकरण का माइनस से क्या कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस से गुना करूँगा तो ये तो हो जाएगा x²। इसको मैं पहले लिखता हूँ x को, तो माइनस से प्लस का 11x, और ये हो जाएगा माइनस का 1452 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन चुका है? द्विघात ये समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे? 3 तरीके बता रखे हैं आपको, लेकिन यहाँ जो है अगर आप लगाओगे कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि द्विघात्री सूत्र लगाओगे तो देखो ये संख्या बड़ी है, गुना भाग करने में बहुत टाइम लगेगा। जो बीच वाली संख्या को अपन 2 भागों में विभाजित करके करते हैं ना, उससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखो ऐसे अंदाज़ा तो हम लगा नहीं सकते कि भाई 1452 के हम कैसे 2 भागों में विभाजित करें कि जोड़ने घटाने पर क्या है, 11। तो इसके गुणनखंड करो और उसे 2 ऐसे भागों में बांट दो जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, प्लस के 11। तो देखो मैं इसके गुणनखंड करता हूँ। सबसे पहले 1452 के 2 से भाग दिया, ये जाएगा 7, इसमें गया 2 और 6, फिर 2 से 3, 6 और 3, अब इसमें जाएगा 3 से, तो 1 2 1, ये आ गया 121, 121 11 11 121, 11 से भाग जाएगा 11 बार, और यहाँ आ जाएगा 1 या क्रॉस जो भी है, ठीक है। अब ये गुणनखंड हो गए किसके, 1452 के। यानी अब इन संख्या को आप कैसे भी सेट कर दो, उनका गुना करने पर तो 1452 ही आएगा। तो उसकी चीज़ तो टेंशन लेने की है ही नहीं कि गुना करने पर 1452 आना चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा। अब हमें बस ये देखना है कि जोड़ने या घटाने पर 11 आना चाहिए, ठीक है।
तो देखो सेट करके देखो, 121 और 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं बैठ रहा, 11 दूनी 22 दूनी 44 और 11 33, 44 माइनस 33 11। ठीक है, देखो कैसे किया, 11 का गुना किया 3 से, 11 33। अब क्या बच रहा है अपने पास, 11 2 और 2, तो ये तो 2 दूनी 4 और 11 गुना 4 करेंगे तो 44। 44 में से 33 जब माइनस करेंगे तो 11 बच जाएगा प्लस का, और गुना करेंगे तो माइनस का 1452 आएगा। तो गुणनखंड हो गए क्या क्या, 11 33 और 44। लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर, प्लस का तो लिखता हूं 44x और माइनस का लिखता हूं 33x, और ये ऐसे के ऐसे ही आ गया। ठीक है, दोनों का गुना करने पर यही आएगा और जोड़ने पर प्लस के 11x आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये मिटा देता हूं, इसका काम हो चुका है अपना पूरा। यहां से केवल x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, x प्लस में 44, यहां से माइनस 33 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 33, क्या बचेगा x प्लस 44 बचेगा। भाई जब 33 गुना 44 करने पर 1452 आ रहा है, तो 1452 में 33 का भाग देंगे तो 44 ही बचेगा, ये तो सीधी सी बात है, देख के देख लेना। ठीक है, कॉमन लेंगे x प्लस 44, क्या बच जाएगा x माइनस 33 बराबर 0। इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना आता ही है, इसको एक बार इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे। देखो अगर x प्लस 44 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस 44, और यहां जब x को माइनस 33 को बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 33। x क्या है, ट्रेन की चाल, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो एक ट्रेन की चाल कौन सी की, x किसका माना था हमने, सवारी गाड़ी की औसत चाल आ चुकी है अपने पास। सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसने दोनों की बात की थी तो दूसरे का तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि भाई उसने कहा है कि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक चल रही है एक्सप्रेस गाड़ी, x प्लस 11, x का मान आया है 33, तो उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो एक्सप्रेस की क्या गति आ जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की गति या गाड़ी की औसत चाल लिख के 44 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया काम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेनी है x और समय मान लेना है t। एक्सप्रेस की उसने कहा गया है कि चाल तो 11 किलोमीटर अधिक है और समय 1 घंटा कम है। भाई जब तेज चलेगी तो टाइम कम लगना ही लगना है। ठीक है, अब दूरी बराबर चाल गुना समय, दोनों में लगा दिया, x t करने पर 132 आया और इन दोनों का गुना भी 132 आएगा। यहाँ से दोनों का गुना किया, x t का मान रखा, काट दिया, t का मान समीकरण 1 से लेकर रखेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, गुणनखंड कर देंगे, काम हो जाएगा। आई बात समझ में, गुणनखंड करना सबको आ जाना चाहिए, अब तक बहुत गुणनखंड कर चुके हैं। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट, सॉरी 10वां। लास्ट सवाल। ठीक है, ये आज अपनी 3.4 हो जाएगी, सॉरी 4.3 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अब लास्ट सवाल है 11वां, जो कि उसने कहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल है 468 मीटर स्क्वायर। 2 वर्ग हैं, क्या हैं 2 वर्ग,
ठीक है, ये उसने कहा है कि इनका क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वर्गों का? भुजा गुना भुजा। तो भुजा तो अपने पास है ही नहीं, तो मान लेते हैं इसकी भुजा है x और इसकी भुजा है y। ठीक है, या तो इन्हें बड़े छोटा नाम दे लो या फिर पहला और दूसरा वर्ग दे दो। तो मैं बड़ा छोटा दे के कर लूँ, चाहे छोटा बड़ा दे के कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, छोटे वर्ग की भुजा बराबर y। ठीक है, अब उसने कहा है कि इनके क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है x, तो भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और y स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर दिया गया है 468। आई बात समझ में? क्षेत्रफलों का योगफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हमेशा भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर से। तो भुजा स्क्वायर किया, इसकी भुजा x थी, उसकी भुजा y थी। तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर यानी x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना दिया गया है? 468। इतना ही दिया है ना? हाँ, 468 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये दी गई है। अब उसने दूसरा क्या दिया गया है? इनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के साथ साथ उसने परिमाणों की भी बात की गई है। ठीक है, परिमाण का मतलब इनकी भुजा है ना, ये जो चारों भुजाओं का योग। परिमाण तो आपको पता ही होगा, परिमाण क्या होता है? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो भुजा अपन ने x और y मान ली, उसका गुना 4 से कर लेंगे। तो उनका अंतर की बात की है, पहले योग था, अब है अंतर। योग आपको पता है जोड़ देते हैं, और अंतर का मतलब होता है माइनस करना। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो बात करते हैं, ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। अब बात करते हैं परिमाणों की। परिमापों या परिमाणों, जो भी अलग अलग नाम है, कुछ भी दे लो, इसमें क्या लिखा गया है? परिमापों कहा गया है। ठीक है, तो परिमापों, परिमाप की बात करेंगे तो इसका परिमाप, बड़े वाले का परिमाप क्या होगा? 4 गुना x। छोटे वाले का परिमाप कितना होगा? 4 गुना y। इनका अंतर 24 है, यानी इनका अंतर बराबर 24। इसी लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, सिंपल। 4x माइनस 4y बराबर 24। इसे समीकरण 1 का नाम दे दो। ठीक है, ये भी एक समीकरण है अपने पास, लेकिन इसको हल किया जा सकता है। देखो, इसमें तीनों में 4 से भाग जा रहा है, तो मैं इसको और क्या कर लेता हूँ? सरल रूप में लिख लेता हूँ। तो 4 से भाग देने पर अपने पास आएगा x माइनस y। 6 चौके 24, 6। ठीक है, समीकरण 2। यहाँ से x या y किसी का मान निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो देखो, मैं y का मान निकालता हूँ। किसका? y का मान। तो y इधर आ जाएगा धनात्मक, या y को इधर भेज दो धनात्मक, x इधर, ये सॉरी 6 इधर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। y माइनस है, इधर आके धनात्मक, 6 धनात्मक है, इधर आके ऋणात्मक। तो y तो मैंने यहाँ लिख लिया, अपने पास यहाँ आ जाएगा x माइनस 6। किसका मान है ये? y का मान है। किसका मान है? y का मान। तो y का मान अब मैं यहाँ रख सकता हूँ, समीकरण 1 में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? भाई y का मान कहाँ रख देता हूँ? समीकरण 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखो, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है, y का मान है x माइनस 6। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है y के ऊपर, तो यहाँ भी क्या लगा दो? स्क्वायर बराबर
68। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा। हल करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 पहले आएगा, -2a भी लिख लेते हैं तो हो जाएगा 12x और प्लस का 36 बराबर में 468। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर आ गई का। अब मैं इसका इधर पश्चान्तरण कर लेता हूँ, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। 36 धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये x और x मिलके 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये मैं इधर लूँगा तो माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ तो बचेगा माइनस का 4, 6 में से 3 गए तो 3 और 8 में से 6 गए तो 2 बराबर 0। 432। पर देखो और सरल रूप में लिखा जा सकता है, सब में 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ये हो जाएगा 2, 1 और 6 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई है। गौर से देखो, गौर से देखो, द्विघात समीकरण बन चुका है। अब क्या करेंगे, बस इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंडी तो करना है, यही तो काम है सबसे ज़रूरी। ये मिटा रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ दोबारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब 2 से 16 को ऐसे गुणनखंड करने हैं, उनको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6। तो देखो 2 से 16 के गुणनखंड करते हैं, वही विधि है जैसे हम करते हैं। 2 से 16 के गुणनखंड किए, 108, 54, 27, 9, 3 और 3। गुणनखंड करना तो आता ही होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216। अब इन्हें ऐसे 2 जोड़ों में बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 6। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 3 तिया 9 नहीं होगा। 3 तिया 9 तिया 27 और 8 भी नहीं होगा, हमें चाहिए 6। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूनी 18। देखो हो गया काम। 3 तिया 9 और 9 का गुना किया 2 से 18, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 18 में से 12 गए तो 6 बच गए। 18 और 12 गुना करने पर 2 से 16 ही आएगा। करके देख लो 18 गुना 12। ठीक है, 6 माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस में रखेंगे। माइनस के 18x प्लस के 12x माइनस 216 बराबर 0। ये मिटा देता हूँ, काम कर दिया इसने अपना। ठीक है, अब कॉमन लेंगे और हल करेंगे। यहाँ से कॉमन लिया x, x माइनस 18, यहाँ से कॉमन लिया प्लस के 12, x माइनस 18 बराबर 0। ठीक, x माइनस 18 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से। क्या बचेगा, x प्लस 12 बच जाएगा बराबर 0। एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। x माइनस 18 बराबर 0 किया तो x का मान कितना आया, 18, और x प्लस 12 बराबर 0 किया तो x का मान कितना आया, माइनस 12। अब x अपने पास क्या है, x है अपने पास बड़े वर्ग की भुजा। भुजा एक दूरी है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में नहीं होगी। तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर आ गई 18। बड़े वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर। कितनी आ गई है, 18 मीटर। तो छोटे की कितनी आएगी, देखो x का मान आ चुका है, x का मान यहाँ रख दो तो 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर।
क्या आ चुकी है 12 मीटर। ऐसे मत करना कि ये माइनस को मैंने प्लस 12 करके लिखा है, ऐसे नहीं है। बस एक जो x का धनात्मक मान है मैंने तो वो लिख लिया, कितना 18। अब इस 18 का मान यहाँ समीकरण नंबर 2 में रख दो या यहाँ इस y के मान में रख दो, तो देखो 18 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस x और y मानना है, जैसा सवाल में कहा गया है वैसा लिखना है। दोनों के वर्गों का मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुना भुजा, यानी x गुना x x स्क्वायर, y गुना y y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। परिमाणों में दिया गया है अंतर, तो परिमाणों का अंतर है 24। तो कैसे लिखेंगे 4x माइनस 4y। ये 4x माइनस 4y कहाँ से आए, कहाँ से आए भाई, परिमाण कैसे निकालते हैं 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा, भुजा x है, 4 गुना भुजा y है, दूसरे की उनका अंतर 24 है। 4 का भाग दिया x माइनस वाई का मान, y का मान आ गया x माइनस 6, y के मान को समीकरण 1 में रखा, a माइनस बी का सूत्र लगाया, b घात समीकरण बना, उसके गुणनखंड किए और अपना काम हो गया। तो देखो 4.3 हो चुके ख़त्म। लेकिन एक डाउट सवाल और है, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर उदाहरण जो 5 है वो हमें थोड़ा कम समझ में आया, वो आप एक बार और करा देना। तो देखो उदाहरण 5 में एक बार फिर से करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, बस मूल ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, मूल 3x स्क्वायर। बस अंडर रूट की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही होगी, देखो इसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल। तो ये भी मिटा ही देता हूं मैं। तो मूल आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, हम करते हैं कैसे मूल ज्ञात, वही इसके गुना, ऐसे मतलब 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर पहले और इसके बराबर आए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले में। तो देखो बीच वाली संख्या है 2 रूट 6, ठीक है, और इन दोनों का गुना आ रहा है 6। तो 2 रूट 6 और 6, तो जोड़ने पर तो आना चाहिए 2 रूट 6 और गुना करने पर आना चाहिए 6। देखो क्या होता है, रूट 3 गुना रूट 3 तो कितना होता है, 3 होता है। रूट 3 प्लस रूट 3 बराबर कितना होगा, 2 रूट 3। ऐसे जोड़ते हैं रूट वाले नंबरों को। ऐसे ही रूट 6 गुना रूट 6 तो बराबर होता है 6, और रूट 6 प्लस रूट 6 बराबर कितना होता है, 2 रूट 6। ठीक है, कोई भी संख्या हो। रूट 5 प्लस रूट 5 बराबर कितना होगा, 2 रूट 5। रूट 7 प्लस रूट 7 बराबर 2 रूट 7। ठीक है, ऐसे चलती हैं रूट वाली संख्याएं। तो अब अपने पास यहां जो चीज है वो क्या है, 2 रूट 6। क्या है, 2 रूट 6। तो देखो जब 6 प्लस 6 को 2 रूट 6 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 6, रूट 6 प्लस रूट 6 लिख सकते हैं। रूट 6 प्लस रूट 6 क्या होता है, 2 रूट 6 होता है। तो यहां भी 2 रूट 6, इसे मैं रूट 6 और रूट 6 लिख लेता हूं। ठीक है, तो रूट 6 को जोड़ने पर तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 6, और रूट 6 गुना रूट 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा। जैसे रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है, रूट 6 गुना रूट 6 6 होता है, और रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 होता है। ऐसे ही यहाँ है, देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, यहाँ है दोनों माइनस के हैं, ये 2 रूट 6 किसका है, माइनस का है। तो मैं लिखूंगा माइनस के रूट 6x और माइनस के रूट 6x, और रूट 6 गुना रूट 6 प्लस के 6 हो जाएगा, माइनस के है ना दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, है क्या, नहीं है।
अब देखो √6 और √6 जोड़ने पर 2√6 हो गया और गुना करने पर इन दोनों के बराबर हो गया। अब बात है कॉमन लेने की। किसकी बात है? कॉमन लेने की। तो कॉमन लेने के लिए देखो यहाँ तो है 3 और यहाँ है 2 और यहाँ है √6 और √6। तो देखो √6 को हम लिखते हैं क्या? 2 गुना में √3। √2 गुना √3 बराबर होता है √6। कितना होता है? √6। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3 और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुना में √2। आ गई बात समझ में? √6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3। इनका जब गुना करेंगे तो √6 ही आएगा। इन दोनों का गुना करेंगे जब 3 आएगा, इन दोनों का गुना करेंगे जब 2 आएगा। तो ऐसे ही देखना है। देखो यहाँ तो है 3 और यहाँ है √6। तो √6 को तो देखो 2 गुना 3 की तरह और 3 को देखो √3 गुना 3 की तरह। चाहो तो मैं इन्हें देखो यहाँ भी लिख देता हूँ। इस 3 को मैं क्या लिख देता हूँ? √3 और √3x² माइनस इस 6 को मैं क्या लिख देता हूँ? a के अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं 2 गुना 3x। इसको भी ऐसे लिख देता हूँ 2 गुना में 3x और इस √2 को, इस 2 को भी मैं क्या लिख देता हूँ? √2 और √2 लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं एक एक ओपन करके बिल्कुल बता रहा हूँ। अब समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अब देखो इनमें से एक कॉमन लेना है और इनमें से एक कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है?